जय हिंद साथियों, आप सभी को अपने इस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सबसे शरण सर के द्वारा लिखित एनसीईआरटी 360 डिग्री बुक को विस्तृत से अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से इतिहास क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 तक पूरा कंप्लीट पढ़ लिए हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 गांव, शहर और व्यापार के सभी क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे और उसका क्वेश्चन का जो डिस्कशन क्या है वो भी हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कितने वर्ष पूर्व किए थे? तो कितने वर्ष? 3000 वर्ष पूर्व किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका पहले डिस्कशन देख लेते हैं। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये हम लोग अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं कि महापाषाण कब्रों में लोहे का हथियार भी मिले हैं। ठीक है, जो कि मृतक के साथ उसमें डाल दिया जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 2, 2500 वर्ष पहले प्रयोग किए जाने वाले लोहे के औजारों में क्या शामिल थे? तो क्या शामिल थे? तो हल के फाल शामिल थे और कुल्हाड़ी शामिल थे और एक हसुआ। ठीक है, ये 3 चीज शामिल थे। तो ये ऑप्शन में है हल का फाल और कुल्हाड़ी। तो ए और बी, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डिस्कशन दिया गया है। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियों, जुताई के लिए हलों का फाल, अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे का फाल इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। ठीक है, जो फाल, लोहे का फाल जो लगा दिया गया ना, तो मजबूत से मजबूत कठोर मिट्टी को भी उसमें उसका जोता दिया जाता था, जिसके कारण क्या वहाँ पर बीज भी अधिक होने लगा। फसल का भी जो पौधा है वो भी अधिक मोटाई होने लगा, जिसके कारण बीज अधिक उत्पादन होने लगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित में सही कथन का चयन करें। इसमें सही कथन का चयन करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए, एक कथन 1 में दिया गया है, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलाला कहा जाता है। ठीक है, सही बात है, तमिल में बड़े भूस्वामियों को क्या वेलाला कहते हैं, तो ये सत्य है। 2 नंबर में दिया गया है, तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों को अदिमई कहलाते हैं, तो यह भी सत्य है। ठीक है, 3 नंबर में 3 कथन में दिया है, तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाहों को दास कैरेसियार कहा जाता है। नहीं, ये गलत है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसका। तो ऑप्शन कथन 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। पहला, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलाला, साधारण हलवाहों को अदिमई कहलाते हैं, उनवार और भूमिहीन मजदूर 6 दास कैरेसियर और अदिमई कहलाते हैं। ठीक है, तो ये डिस्कशन था क्वेश्चन नंबर 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 4 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, भारत के उत्तरी गांव क्षेत्र के गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? तो ग्राम भोजक कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में आंसर है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका डिस्कशन दिया गया है। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। ठीक है, इस पद पर कई पीढ़ियों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते थे, यानी कि यह पद अनुवंशिक था। यह पद कैसा था? अनुवांशिक था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का था डिस्कशन। आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन को लिखें। इसमें क्या पूछ रहा है? असत्य कथन। तो देख लेते हैं। 1 नंबर में दिया गया है, देश के उत्तरी हिस्से में गांव के प्रधान व्यक्ति को ग्राम भोजक कहलाता है। अभी पढ़े, यह सत्य है। तो यहाँ असत्य कथन चूज करने के लिए बोल रहे हैं, तो यह असत्य नहीं है, यह सत्य है।
यह पद अनुवांशिक पद नहीं है, नहीं ये गलत है, यहाँ पर असदी मिल गया हम लोग को, तो ये अनुवांशिक था, यहाँ बोल रहा है अनुवांशिक पद नहीं है, तो ये रॉन्ग है, तो रॉन्ग दे देंगे इसको। फिर ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव के सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, तो ये सत्य है, सत्य में दे देंगे। फिर डी में ग्राम भोजक अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण कर वसूलने कार्य भी यही करते थे, यह भी सत्य है, ठीक है। तो यहाँ असत्य कथन बोल रहे हैं, तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो इसका डिस्कशन देख लेते हैं। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद अनुवांशिक था। यह पद कैसा था, अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, ठीक है, समझ गया। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। देखिए लाइन बाय लाइन हम पढ़ दे रहे हैं, लाइन उतना कठिन नहीं है, इसीलिए हम आगे पढ़ते जा रहे हैं। आप लोग अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, तो हम फिर नेक्स्ट क्लास से लाइन बाय लाइन को, एक एक लाइन को तोड़ तोड़ कर समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे, यानी कि ये जब अधिक शक्तिशाली होने के कारण क्या थे, ये राजा जो है इन्हीं के ऊपर थोप देते थे कि कर वसूलने का कार्य आप ही कीजिए, ठीक है। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे, ठीक है। ये डिस्कशन नंबर 5 का था, क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कशन था। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, उत्तर भारत स्वतंत्र कृषक को क्या कहता है, गृहपति कहता है, तो ऑप्शन ए में ही आंसर मिल गया, तो आंसर हो जाएगा ए। डिस्कशन है, ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे, तो यही था। इनमें ज्यादातर छोटे किसान भी ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, ठीक है। तो ये डिस्कशन था क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 का है, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहता है, संगम कहता है, यानी कि संगम साहित्य कहता है, तो ये कौन सा, ऑप्शन ए का ही आंसर हो गया, ठीक है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं के संगम साहित्य कहते हैं, ठीक है। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई, कितने, 2300 साल पहले की गई इनकी रचना। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै, ठीक है, मदुरै देखो मानचित्र 7 पृष्ठ 89 में के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था, ठीक है। इनके मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन बताया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का डिस्कशन था। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा है, तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को ठप्पे से बनाए जाने के कारण क्या कहते हैं, इसको आहत कहते थे, ठीक है। आज जिसमें मानचित्र दिया जाता था वो चित्र वाला सिक्के था, तो यहाँ ठप्पे यानी कि मुहर बना दे दिया जाता था, तो ये आहत सिक्के कहते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार के गोल होते थे, ठीक है। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, इन सिक्कों पर क्या कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे बनाए जाते थे, इसमें कुछ ठप्पे मार देते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए, इसलिए इन्हें क्या कहलाए, आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की प्रारंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे, ठीक है। ईसा के आरंभिक सदियों तक क्या ये प्रचलन में मतलब चलन में रहे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 का देख लेते हैं। मथुरा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, देखिए यातायात के लिए, सही बात है क्योंकि नदी है, और मूर्ति यहाँ बनाने के लिए, ये भी सत्य है, ठीक है। व्यापार करने के लिए, ये भी सत्य है, यानी कि उपरोक्त में से सभी हो जाएगा आंसर नंबर डी। तो इसका डिस्कशन भी देख लेते हैं। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे, उदाहरण के लिए मथुरा
ठीक है। यहाँ 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। सही बात है। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर, आसपास के किसान तथा पशुपालक शहरों में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 का था डिस्कशन। अब क्वेश्चन नंबर 10 का देखते हैं। निम्नलिखित में से मथुरा नगर की गतिविधियों का केंद्र होने का क्या कारण था? क्या कारण है? देखिए, अभी पढ़े हम लोग, क्या कारण है देख लेते हैं। मथुरा एक धार्मिक केंद्र रहा है। यह बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। ठीक है, यहाँ क्या है? बौद्ध विहार और जैन मंदिर। सही बात है, यह धार्मिक है और ये तो सत्य हुआ। फिर यह मूर्तियां बनाने के भी केंद्र था, तो अभी पढ़े, यह भी सही है। और मथुरा कुषाणों की पहली राजधानी थी, नहीं, ये गलत है, असत्य है। फिर 4 में मथुरा अभिलेख में सुनारों, बुनकरों, लोहारों, टोकरी बुनने वाला और माला बुनने वाला और इत्र बनाने वाले का उल्लेख मिलता है, तो ये भी सत्य है। ये जब हम एनसीईआरटी का बुक, ओरिजिनल बुक जो पढ़ा रहे हैं ना, उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं। वहाँ पर अगर पढ़ लेंगे तो ये सारा चीज़ ये दिया गया है उसमें। ठीक है, तो ये भी सत्य है, यानी कि 1, 2 और 4 किसमें? ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग डिस्कशन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। सही बात है। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। ये दूसरी राजधानी है, लेकिन ऑप्शन में उसमें क्या दिया था? पहली राजधानी, तो ये गलत है, दूसरी राजधानी बनी थी। इसके बारे में तुम आगे पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। सही बात है, यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। ठीक है, यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे यहाँ पे। ठीक है, उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बुनने वालों, बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। सत्य है ये। फिर अब क्वेश्चन नंबर 11 का, शिल्पकारों और व्यापारी के संघ को क्या कहा जाता है? क्या कहता है? विल्लाला कहता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, श्रेणी कहता है। ये जो सभी संघ एक संघ में जो रहा करता है ना, तो उसको क्या कहता है? श्रेणी में, एक श्रेणी में रहा करता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंसर बी हो गया। ठीक है, अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे। सही बात है, जिन्हें श्रेणी कहते हैं। ठीक है, एक श्रेणी में संघ बना करके रहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना, जबकि व्यापारियों, ठीक है, ये सब, उसके बाद व्यापारियों का कार्य क्या? जगह जगह पर ले जा करके क्या करना था? वो माल को बेचना था, सेल करना था। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से शिल्प और शिल्पकारों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर ये सत्य हो गया, ये मिलते हैं, तो इसमें असत्य पूछ रहा है, तो ये सत्य हुआ। 2 नंबर में, उत्तर भारत के कपड़ा के महत्वपूर्ण केंद्र मदुरै और दक्षिण में वाराणसी हैं, ये असत्य है। ठीक है, अभी डिस्कशन में पढ़ लेंगे। उसके बाद 3 नंबर में क्या बोल रहा है? शिल्पकार और व्यापारी के संघ को श्रेणी कहा जाता था। ये भी सही है। शिल्पकार और व्यापारी एक संघ में जब रहता था, उसको क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। शिल्पकारों और व्यापारियों के श्रेणियों का कार्य अलग अलग होता था। ये भी सत्य है, अलग अलग होता था। तो इसमें असत्य बोल रहा है, असत्य 2 नंबर का है, यानी कि केवल 2 किसमें है? ऑप्शन बी में है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। सही है, इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं, इसलिए चमकीले रहते थे और काले रहते थे। ध्यान रहे कि
अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर उत्तर में उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। सही है। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकारों तथा व्यापारियों अपने अपने संघ बनाने लगे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। ठीक है। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तथा तैयार माल का वितरण करना, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 का डिस्कशन था। अब क्वेश्चन नंबर 13 का देख लेते हैं। 13 में बोल रहा है, उत्तर भारत में कपड़ा का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ था? वाराणसी में था। सॉरी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये डिस्कशन अभी ऊपर में हम लोग देख चुके हैं, वही दिया है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 14 का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहे हैं? बढ़ाइए। क्या कर, निम्नलिखित में से सूत काटने और बुनने के नियम से के संबंधित कथन पर विचार करें। तो इसमें कथन पर क्या करने के लिए बोल रहे हैं? विचार करने के लिए बोल रहे हैं। और लास्ट में देखिए, इनमें से सही कथन का पहचान करें। इसमें सही कथन का पहचान करना है। ठीक है। 1 नंबर का देख लेते हैं। ऊन, पड़ों की छाल, कपास, पटवा तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, वृद्धा, वेश्याओं, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता है। यह सत्य है, इसी को लगाया जाता था। सॉरी सेट। ठीक है। तो यह सत्य है। 2 नंबर देख लेते हैं। जिन महिलाओं को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, वे दासियों को भेजकर कच्चे माल मंगवा सकती थी और उन्हें इनके काम के अनुसार पारिश्रमिक मिलता है। तो ये तो नहीं है, गलत है, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि जिन महिलाओं को, दासियों को भेजाकर उसका कच्चे माल मंगवा सकती थी और उन्हें इनके काम के अनुसार पारिश्रमिक मिलता था। ठीक है। तो इसमें सही कथन चुनने के लिए बोल रहा है। तो ये असत्य है, तो इसको कट कर दिया। फिर 3 नंबर में क्या करा? अगर जो महिला अपना पूरा काम नहीं करती थी, उन्हें जुर्माना के तौर पर उसके हाथ काट दिए जाते थे। हाँ, बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे उस वक्त। तो ये भी सत्य है। फिर 4 में दिया गया है, औरतों द्वारा तैयार माल को जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षण उस औरत की तरफ देखता या इधर उधर की बात करता तो उसे सजा मिलनी चाहिए, ये नियम था। तो ये भी सत्य है। तो 1, 3 और 4 किसमें? सी, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। जो 2 है वो गलत था, इसलिए वो आंसर में नहीं आया। अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। ठीक है। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देख रेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ठीक है। उन पेड़ों की छाल, कपास, पटवा तथा सन की तैयार करने का काम में विधवाओं, अक्षम महिलाओं, भिखुनियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है ये काम में। ठीक है। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे
वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती थी और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती है। ठीक है, ये नहीं कि दासियों को सिर्फ माल मंगवा ले, ये नहीं, इधर से देते थे और उधर से फिर लेते थे, ये कार्य करते थे। वे औरतें जो कारखानों तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखानों तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षण उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। ठीक है, उन महिलाओं की सूची बनाओ जिन्हें निरीक्षण नियुक्त कर सकता था। क्या काम करने के दौरान महिलाओं की मुश्किलें झेलनी पड़ती थी? ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 का डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 15 का आप देख लेते हैं। निम्न में से अरिमेडू क्या था? एक पतन। ठीक है, मानचित्र इतना अरिकामेडू पुदुचेरी में ढूंढो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू एक पतन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, बेरीगाजा भरूच क्या था? बेरीगाजा भरूच क्या था? शहर, बंदरगाह, जहाज, नौका? नहीं, बंदरगाह था बेरूगाजा। ठीक है, बेरीगाजा जो था वो बंदरगाह था। डिस्कशन देख लेते हैं। एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण बेरीगाजा भरूच का यूनानी नाम है कि कहानी बेरीगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। बेरीगाजा प्राचीन भारत के भरूच बंदरगाह का यूनानी नाम था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का डिस्कशन था। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। निम्नलिखित में से बेरीगाजा के संदर्भ में असत्य कथन चुने। असत्य कथन बोल रहा है, तो बेरीगाजा एक समुद्री जहाज था। नहीं, ये बंदरगाह था, तो ये गलत हो गया, समुद्री जहाज नहीं था। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, सोने, चांदी के सिक्के का आयात होता था। सत्य है। ठीक है, ये सब का आयात होता था। हिमालय से जड़ी बूटियां, हठी दांत, गोमेद, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किया जाता था। तो ये भी सत्य है, यहाँ से ये सब चीज़ें निर्यात करती थी। राजा के लिए व्यापारी चांदी के बर्तन, गायक किशोर सुंदर औरतें अच्छी शराब आदि उपहारों के तौर पर लाते थे। तो ये भी सत्य है। एनसीईआरटी बुक में, ओरिजिनल एनसीईआरटी बुक जब पढ़िएगा तो ये सब एकदम सब टोटल बाय टोटल मिल जाता है उसमें। तो ये भी सत्य है। तो ये इसमें असत्य बोला है, तो असत्य कौन सा है? एक है, तो केवल बी में, ये बी में है केवल एक, तो आंसर हो जाएगा बी। बेरीगाजा की संकरी खाड़ी के समुद्र से आने वाले जहाजों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरों से ही जहाज ला सकते थे। ठीक है, बेरीगाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। ठीक है, राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से बेरीगाजा से निर्यात होने वाली वस्तुएं कौन सी हैं? तो कौन सी हैं ये? कौन से? बेरीगाजा से था हाथी दांत का निर्यात होता था। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दिया हाथी दांत, गोमेद से कपड़ा, सूती, ये सब इधर वगैरह ये सब निर्यात किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 19, बेरीगाजा से आयात होने वाली वस्तुएं कौन सी हैं? तो बेरीगाजा से आयात होने वाली कौन सी हैं? शराब, ठीक है, शराब होती थी। सोना और चांदी, ये भी होती थी। फिर मूंगा, ये भी ठीक है, यानी कि उपरयुक्त में से सभी। तो इसका हम लोग डिस्कशन ऊपर ही पढ़ लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। इसमें सही कथन का चयन करने के लिए बोल रहे हैं, तो
कथन एक में दिया गया दक्षिण भारत सोना मसाले का खास तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये सत्य है, ये सब उसके लिए प्रसिद्ध है। काली मिर्च के रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि काले सोने के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी कि काली मिर्च को, यानी कि मरीच को काले सोने के नाम से भी वहाँ पर रोमन साम्राज्य में जाने जाते हैं। तो ये भी सत्य है, यानी कि दोनों सत्य हैं। तो 1 और 2 दोनों सत्य हैं किसमें? ऑप्शन नंबर सी में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डिस्कशन देख लेते हैं। दक्षिण भारत सोना मसाले खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, तमिल शब्द मूवेंदार का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? तीन मुखिया। इसका अर्थ होता है तीन मुखिया। ठीक है, संगम कविताओं में मूवेंदार के चर्चा मिलती है। यहाँ एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों मुखियाओं के लिए किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 21 का था डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 22 में 2300 साल पहले दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? तो कौन था? ये था चोल। ठीक है, चोल भी था, चेर भी था, पांड्य भी था, यानी कि 3 था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इसका डिस्कशन कर लेते हैं। संगम कविताओं मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है, अर्थ मुखिया। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। चोल, कौन कौन? चोल, चेर, पांड्य। ठीक है, मानचित्र में जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। ये